हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर सेव द क्लासेस इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की सीरीज के अंदर आज हम लोग पूरे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज उन वीडियोस को देखें। आप लोगों को कंप्लीट आइडिया होगा कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो गाइज, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि इस बार एग्जाम आईबीपीएस करवाने वाला है, तो हो सकता है इस बार क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाला वीडियो प्रिपेयर किया है जिसमें आपके पूरे सिलेबस से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, The blank is responsible for performing the calculations and contains decision making mechanism। अब ऐसी कौन सी यूनिट है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करती है और डिसीजन भी लेती है? तो वो होती है हमारे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है और लॉजिकली ये अपने डिसीजंस को लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कोल्ड। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, पैक्ड प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो उसका जो लेबल होता है, जो पैकेट होता है, उसके ऊपर कुछ बार्स बने हुए होते हैं, इस तरीके से लाइंस बनी हुई होती है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बारकोड बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, बारकोड। नेक्स्ट है विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन द रील्स। यदि हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो रील्स जो है वो कौन सी स्टोरेज डिवाइस में यूज किया जाता है? तो रील्स हमारे मैग्नेटिक टैब्स में यूज किया जाता है, जिसकी कॉस्ट अदर स्टोरेज डिवाइसेस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, बट ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये रील्स किस फॉर्मेट में बनी हुई होती है? ये प्लास्टिक की रील्स होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसकी कोटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर। यदि मॉनिटर का रेजोल्यूशन ज्यादा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ पिक्सल्स जो हैं आपके मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर वो अच्छे हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है? यदि ज्यादा है तो वो जो पिक्सल्स है वो क्लोजर होंगे, जिससे क्या होगी? इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी इमेज आपको शो होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में असेंबली लैंग्वेज यूजेस। असेंबली लैंग्वेज किसका यूज करती है? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, असेंबली लैंग्वेज हमारे नेमोनिक्स का यूज करती है। क्या होते हैं नेमोनिक्स? ये एज ए कीवर्ड के जैसे होते हैं कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। जैसे सपोज टू बी मैंने आपके लिए लिखा ऐड, देन मैंने लिखा R1। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये सपोज टू भी यहाँ पे R1 R2 दो चीज लिखते हैं, तो ये क्या बोल रहा है? ये आपका जो कोड है वो क्या है? नेमोनिक कोड है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि R1 रजिस्टर R2 रजिस्टर के अंदर जो वैल्यूज रखी हुई है उनको एडिशन परफॉर्म करो, देन उसके बाद में उसके जो रिजल्ट है उसको R1 में डाल दो। ठीक है, तो ये आपके नेमोनिटिक फॉर्म में आपके असेंबली लैंग्वेज वर्क करती है। नेक्स्ट है एन ब्लैंक डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द CPU। अब कोई भी ऐसी डिवाइस जो आपको इंफॉर्मेशन देती है और वो इंफॉर्मेशन किसको रिक्वायर्ड होती है? CPU को रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो वो डिवाइसेस होती है आपकी इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस तो CPU से इंफॉर्मेशन को लेती है, देती नहीं है। जो मेमोरी है वो आपकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपकी मेमोरी से डेटा उठाता है, बट कोई हम डिवाइस की बात कर रहे हैं जो कि यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, यदि वहां से अपन को इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं CPU को, उस केस में हम लोग इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ए ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नॉन एज। यदि हम बात करते हैं कि कोई भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, जैसे सपोज टू ऊपर वाला हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था, बट क्या ये नेमोनिक्स फॉर्म एज इट इज जाता है? नहीं, ये किसके फॉर्मेट में जाता है? इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में जाता है। इंस्ट्रक्शन का कोड कैसे होता है? 101010 के फॉर्मेट में कोई ना कोई कोड होता होगा जिस फॉर्मेट में ये वैल्यूज जाती है। जैसे इसका मतलब हो गया ऐड, ऑल्दो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, हो सकता है आपके प्रोसेसर के अंदर इसका मतलब एडिशन परफॉर्म करना हो। ठीक है, तो इस तरीके के कोड से ही आपके ऑपरेशंस का एग्जीक्यूशन होता है। तो ये वाली जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं, तो इसको बोलते हैं ए।
नेक्स्ट है द OCR रिकॉग्नाइजेज द ब्लैंक ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ द लाइट सोर्स। तो OCR जो है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ये क्या करता है, ये आपके पेज पे कोई भी यदि कैरेक्टर आपने लिखा हुआ है, यदि आपको उसको रीड करना है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो इस वाले रीडर का यूज किया जाता है। अब जब ये रिकॉग्नाइज करता है तो कैसे रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि वो टाइप्ड टेक्स्ट तो है नहीं कि आप जो टाइप्ड टेक्स्ट है तो वो तो स्कैनर की जैसे यूज हो गया, ठीक है, टाइप्ड टेक्स्ट तो। बट हम लोग क्या करते हैं, OCR के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो उसके शेप के अकॉर्डिंग, भाई उस कैरेक्टर की शेप किस तरीके की है, किससे वो सिमिलरली मैच कर रहे हैं उसके शेप, देन वो उसके अकॉर्डिंग उस कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, शेप। नेक्स्ट आपके पास में द टाइम मल्टी शेयरिंग सिस्टम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग मल्टीटास्किंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज टू बी आपके पास में एक CPU है और इस CPU से मल्टीपल कंप्यूटर्स मतलब मल्टीपल टर्मिनल्स कनेक्टेड है। टर्मिनल इन द सेंस जिनके पास CPU नहीं है, ओनली IO डिवाइसेस हैं, जैसे हो सकता है इनके पास मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ठीक है। ये 3 डिवाइसेस इनके पास में अवेलेबल है, अलग अलग 4 लोगों के पास में। अब ये सारे ऑपरेशंस किसके थ्रू कर रहे हैं, इस सेम CPU के थ्रू कर रहे हैं। अब ये CPU क्या करता है, सबको टाइम अलॉट किया हुआ है इस CPU ने कि 1 सेकेंड इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, देन इसको एग्जीक्यूट करेगा, देन इसको एग्जीक्यूट करेगा। पर किसी भी इंसान के लिए 1 सेकेंड बहुत छोटा होता है, बट कंप्यूटर के लिए तो वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब ये इंसानों के अकॉर्डिंग देखें तो ये सोच रहा है कि हमेशा मेरा ही काम कर रहा है, बट ऐसा थोड़ा ना हो रहा है। वो तो 1 ही सेकेंड काम कर रहा है, देन अगेन शिफ्ट हो रहा है, मतलब हर 3 सेकेंड के बाद में इसका नंबर आ रहा है। पर ऑल्दो अपने यूजर को क्या लगेगा कि ये अपना ही काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपकी मल्टीपल टास्क परफॉर्म की जाती है मल्टीपल यूजर्स के थ्रू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की शेयरिंग हो रही है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टीटास्किंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल फॉर। ऑपरेटिंग सिस्टम पेज टेबल किसके लिए प्रिपेयर करता है, वो हर एक प्रोसेस के लिए पेज टेबल प्रिपेयर करता है। पेज टेबल का मतलब क्या हुआ, हो सकता है प्रोसेस का कोड बहुत बड़ा हो, बहुत सारे पेजेस मिलके बने हुए हो। पेजेस कहाँ होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, मतलब हार्ड डिस्क के अंदर पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। अब एक प्रोसेस के अंदर हो सकता है कि 150 पेजेस है, ठीक है, पर सारे पेजेस के एक साथ एग्जीक्यूशन के टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उस केस में उनमें से जो कुछ पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं वो पेज टेबल में डाल दिए जाते हैं, ताकि CPU डायरेक्टली वहां से पेज टेबल से डेटा उठा पाए और उनको प्रोसेस कर पाए। क्योंकि पेज टेबल कहाँ होती है, मेन मेमोरी में होती है, जहां से डेटा को डायरेक्टली उठाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। जब वहां पे पेज टेबल में यदि CPU ने रिक्वेस्ट की और वो पेज नहीं मिलता है तो पेज फॉल्ट अकर हो जाता है और वो पेज जो है वापस से सेकेंडरी स्टोरेज से उठा करके कहाँ डाला जाता है, पेज टेबल में डाला जाता है। तो ये प्रोसेसिंग की जाती है हर प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे सपोज टू बी हमें मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करना है, तो किसी भी प्रोसेस को पूरा का पूरा मेन मेमोरी में लाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो उसका स्टार्टिंग कोड होता है वो एक साथ पहले मेन मेमोरी में आ जाता है, और जैसे जैसे उसको फर्दर पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे उन पेजेस का रिप्लेसमेंट होता रहता है और पेजेस लोड होते रहते हैं, ठीक है, जिससे मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो पाती है। नहीं तो क्या होगा, यदि हमारे पास में मेन मेमोरी में 150 पेजेस की साइज है और एक सिंगल प्रोसेस की साइज भी 150 पेज है, तो एक ही प्रोसेस एक बार में एग्जीक्यूट हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पेज टेबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द एक्सटेंशन टू द एग्जीक्यूट फाइल। किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट हम करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन exe होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द कर्नल कीप ट्रैक ऑफ द स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बाय यूजिंग ए डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जो कर्नल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो जितने भी प्रोग्राम्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हो करंटली उनके स्टेट को मेंटेन करता है। स्टेट इन द सेंस उसके अंदर कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उनके रजिस्टर्स की करंट वैल्यूज क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है, उस प्रोग्राम की आईडी क्या है, इन सब चीजों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है, ठीक है। यदि वो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है तो कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है, वो आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का यूज करता है, जिसमें ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके स्टोर्ड होती है। नेक्स्ट आपके पास में बिट एट पोजीशन 0 इज यूजुअली रेफर्ड टू एज। यदि हम 0th इंडेक्स पे जो हमारे पास में बिट रखी हुई है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसे सपोज टू भी यहाँ पे मैंने लिखा है 10101, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो क्या हो जाती है, लास्ट बिट को तो हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, और जो फर्स्ट बिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास में when an odd number is converted to the binary numbers the LSB is, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या हो जाएगी, वो हमेशा 1 होगी। क्यों? क्योंकि जैसे सिंपल सी बात ये है, यदि अपन कोई भी बाइनरी कोड लिखते हैं और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 2 की पावर 0 से इसका एग्जीक्यूशन मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0 से ये मल्टीप्लाई होता है, 2 की पावर 1 से ये मल्टीप्लाई होता है, इस तरीके से एग्जीक्यूशन इसका होता है। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 से लेकर के जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या होती है, इवन होती है, क्योंकि वो 2 के मल्टीपल में होती है। ठीक है, 2 के मल्टीपल सारे के सारे इवन है। हमें ओड बनाने के लिए क्या चाहिए होगा कि हमारे पास में एक ही डिजिट है लास्ट वाली, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने नंबर को क्या बना सकते हैं, ओड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो तब ये ओड बनेगा। यदि ये 0 होगा तो 2 की पावर 0 तो अल्टीमेटली 0 ही होगा, मतलब वो वापस से वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। कब ओड हो सकता है, जब जिसके लास्ट डिजिट वो 1 हो और वो 2 की पावर 0 मतलब 1 से यदि मल्टीप्लाई होती है तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आती है, 1, और रिमेनिंग वैल्यूज इसकी कुछ भी हो, क्योंकि सारी की सारी रिमेनिंग वैल्यूज जो यहाँ पे आएगी वो क्या होगी, इवन होगी। इवन नंबर 1 के साथ ऐड होगा तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, ओड नंबर बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट आपके पास में बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ CA5 ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज। यदि हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर की, तो हेक्साडेसिमल के जो नंबर्स है वो कितने बिट्स में लिखे जाते हैं, 4 बिट में लिखा जाता है। तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लास्ट वाले 5 को लिखा 0101, देन उसके बाद वाली वैल्यूज को लिखा 10 है, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो 10 के इक्विवेलेंट है तो 1010, और जो सी की जो वैल्यू वो 12 के इक्विवेलेंट है तो ये 1100 हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ए एंड ब्लैंक इज ए की स्टेप इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारा क्या लॉजिक होगा, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले स्ट्रैटेजी बना देते हैं और उस स्ट्रैटेजी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में द ब्लैंक मेथड इज अ मेथड दैट कॉल इटसेल्फ। ऐसा कौन सा मेथड है जो अपने आप को कॉल करता है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव मेथड। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल हो गया, फिबोनाची हो गया, उनके प्रोग्राम से हम लोग रिकर्सिव मेथड का यूज करते हैं। क्या होता है रिकर्सिव मतलब, आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करते जा रहे हो। यदि सबसे लास्ट छोटी प्रॉब्लम आपकी कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब वो सॉल्व हो चुकी है, तो पूरी की पूरी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है पेइंग अटेंशन टू द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज व्हाइल इग्नोरिंग इनएसेंशियल डिटेल्स इज नॉन एज। तो जब हम इनएसेंशियल डिटेल्स को इग्नोर करते हैं और ओनली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं, तो ये हमारे कौन से उप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, ये हमारे एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आता है। ठीक है, next the mechanism by which the data and the functions are bound together with an object definition। जब हम डेटा को और उससे रिलेटेड फंक्शंस को एक साथ बाइंड करते हैं तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्राइवेट डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय। यदि प्राइवेट डेटा को, प्राइवेट डेटा मतलब क्लास के अंदर जो प्राइवेट वेरिएबल्स है, प्राइवेट जो मेथड्स है, यदि हमें उसको एक्सेस करना है तो ओनली एंड ओनली वो क्लास मेंबर के फंक्शन से ही एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ए कंस्ट्रक्टर दैट डजंट हैव एनी पैरामीटर इज कॉल्ड ब्लैंक कंस्ट्रक्टर। यदि कोई कंस्ट्रक्टर है, मतलब ऐसा क्लास फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो वो कंस्ट्रक्टर होता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि आपका कंपाइलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंट a इक्वल्स टू 10 है, इफ a इज लेस देन 10 है देन तो ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा और i को प्रिंट करेगा 0 से लेकर के 9 टाइम्स तक। ठीक है, और यदि वो एल्स है, यदि a की वैल्यू 10 से छोटी नहीं है तो केस में क्या करेगा, सी आउट करेगा i की वैल्यू को। बट देखने की क्या बात है, यदि वैल्यू 10 है तो उस केस में इफ कंडीशन तो फॉल्स हो गई, मतलब वो एल्स में आ जाएगा। यदि वो एल्स में आया तो उसने सी आउट करवाने की कोशिश की आई, बट यहाँ पे आई वैल्यू जो है हमने डिक्लेयर नहीं की है, ना ही उसको डिफाइन किया है इस वाले स्कोप के अंदर। जो ये ऊपर वाला जो आया था वो तो इस स्कोप के अंदर है, तो उस केस में यहाँ पे एरर आकर हो जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी।
Next, blank is the OOPS feature and mechanism that binds together code and the data it manipulates and keep both safe from the outside world. यदि इस तरीके का कुछ मैनिपुलेशन हमें चाहिए कि आपके डेटा और कोड की बाइंडिंग हो, उस केस में हम लोग यूज करते हैं हमारा डेटा एनकैप्सुलेशन टेक्निक. ठीक है. नेक्स्ट है blank is a blueprint or prototype that defines the variables and the methods common to all the objects of a certain kind. तो ये जो ब्लूप्रिंट है हम किसको बोलते हैं? क्लास को बोलते हैं. इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल होते हैं? क्लास के अंदर हमारे पास में मेंबर वेरिएबल्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं. ठीक है. और वो मेंबर वेरिएबल्स और फंक्शन जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं उन सबके अंदर कॉमन होते हैं, बट उनके अलग अलग कॉपीज बनती जाती हैं. जैसे क्लास के अंदर एक वेरिएबल ए है और क्लास के अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट obj1 और obj2 बनाया, obj1 एंड obj2 बनाया. तो उस केस में हमारे पास में जो ए वेरिएबल है उसकी दो कॉपीज बनेगी. एक को तो हम कैसे कॉल करेंगे? obj1.a, दूसरे वाले को कॉल करेंगे obj2.a से हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास में ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज डिफर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एज इट डज नॉट सपोर्ट द फीचर. दो तरीके के लैंग्वेजेस होती है. एक होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो जो ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है उसके अंदर ना तो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी होती है और ना ही आपके पास में पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है. उस केस में हम लोग उस लैंग्वेज को बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज. ठीक है. वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑपरेट तो करती है पर कंप्लीटली पूरी की पूरी वर्किंग उसके ऑब्जेक्ट पे नहीं होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका डी. नेक्स्ट है फ्रॉम विच टैग द डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट. यदि हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट की तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो आपकी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट डीएल से स्टार्ट होती है. इसके अंदर दो इनर टैग्स होते हैं. कौन कौन सा? एक तो होता है डिस्क्रिप्शन का टाइटल, डीटी बोलते हैं हम उसको, और एक होता है डिस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, तो उसके अंदर डीडी बोलते हैं. तो दो टैग्स इसके इनर टैग्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास में with section is used for text and tags that are shown directly on your web pages. ऐसा कौन सा टैग है जो आपके डायरेक्टली आपके वेब पेज पे शो होता है? अब यहाँ पे देखो एक मेटा टैग है जो आपकी इंफॉर्मेशन को, जो आपकी जो डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड डेटा को होल्ड करने के लिए होता है. जो हेड है वो हमारे स्क्रिप्टिंग को, हमारे स्टाइल शीट को, या फिर हमारे जो होते हैं हमारे टाइटल टैग्स को, उनको होल्ड करने के लिए होता है. जो भी सेक्शन में होता है वो डायरेक्टली हमारे जो HTML का जो वेब पेज होता है उसके ऊपर शो नहीं होता है. यहाँ पे कौन सा सेक्शन वाला कौन सा टैग है जो डायरेक्टली शो होता है? वो है हमारे पास में टेबल टैग. नेक्स्ट है ब्लैंक इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ हाइपरलिंक. हाइपरलिंक का डिफॉल्ट कलर होता है ब्लू. ठीक है. जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में वो जो कलर है वो चेंज होके पर्पल हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास में विच एट्रीब्यूट टेल्स हाउ मेनी रोज ए सेल शुड स्पैन. स्पैन का मतलब है हम दो रोज को या दो कॉलम्स को मर्ज करने वाले हैं. तो जैसे सपोज टू बी आपके पास में ऐसे कोई टेबल बनी हुई है और उस टेबल के अंदर हमें मर्जिंग करनी है. तो उस केस में क्या हो सकता है? यदि हमें सपोज टू बी इन दोनों सेल्स को कंबाइन करना है, पर ये दोनों क्या है? अलग अलग रो के अंदर है. तो उस केस में हम लोग रो स्पैन के थ्रू इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं. यदि हमें दो कॉलम मर्ज करना है तो उस केस में जैसे यहाँ पे हम लोग इन दोनों को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन का यूज करते हैं. ठीक है. और यहाँ पे जो रो स्पैन इक्वल्स टू बी है, मतलब बी मतलब नंबर ऑफ रोज को यहाँ पे आप लोग शो कर रहे हो कि कितनी रोज के एलिमेंट्स को आप लोग कंबाइन कर रहे हो. तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट है एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग इज. जब कभी भी हम फॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप की इनपुट टैग्स अलग अवेलेबल होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड अवेलेबल है, टेक्स्ट एरिया अवेलेबल है, कोई फाइल इनपुट के लिए कोई ब्राउज वाला बटन अवेलेबल है. तो इस तरीके से जैसे आप लोग एग्जाम फॉर्म्स में देखते हो ना, तो उस तरीके की फॉर्म्स बनाने के लिए हम लोग फॉर्म टैग का यूज करते हैं. उसमें दो स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं. वो होते हैं एक तो मेथड एट्रीब्यूट और एक होता है एक्शन एट्रीब्यूट.
एक्शन एट्रीब्यूट ये बताता है कि जो कंटेंट आपने फिल इन किया है वो कंटेंट कहाँ पे जाकर के सबमिट होगा। तो उस पेज का एड्रेस आप लोग एक्शन में दे रखे होते हो और मेथड के अंदर बता रखे होते हो कि कौन से मेथड के थ्रू अपने डेटा को पोस्ट किया, गेट मेथड के थ्रू किया या पोस्ट मेथड के थ्रू किया। यदि आपने गेट के थ्रू किया है तो आपके यूआरएल के अंदर आपका कंटेंट पास होता है, और यदि आपने पोस्ट मेथड के थ्रू किया है तो बॉडी के टैग के अंदर, मतलब बॉडी के कंटेंट के अंदर आपका डेटा पास होता है एक्शन टैग एक्शन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपके पास में which HTML tag is used to define an internal style sheet। अब तीन तरीके से हम स्टाइल शीट को इंक्लूड करते हैं। एक होती है इनलाइन स्टाइल शीट जिसके अंदर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट को टैग के अंदर ही स्पेसिफाई कर देते हैं जहां पे भी हमें अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे सपोज टू बी हमें लिखना है एक पैराग्राफ टैग और पैराग्राफ के अंदर कोई हमें स्टाइल देनी है, तो यहाँ पे तो हमको लोग क्या दे सकते हैं, स्टाइल इक्वल्स टू हमने यहीं पे दे दी सपोज टू बी कलर और हमने दे दिया रेड, ठीक है। इस तरीके से हम स्टाइल देते हैं। तो ये वाली जो स्टाइल टैग है ये तो होती है आपकी इनलाइन स्टाइलिंग, और यदि आप स्टाइलिंग को आपके पेज के अंदर देना चाहते हो बट लाइन के अंदर नहीं देना चाहते तो उस केस में हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग बना के दे सकते हो, तो जो कि यहाँ का आंसर है ए। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप एक अनदर फाइल बनाते हो और उस फाइल की लिंकिंग आपकी करंट HTML फाइल में कर देते हो, और जो आपकी अनदर फाइल है वो आपकी .css से स्टोर होती है और उसके अंदर सारे स्टाइलिंग रखी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में frames from one lane can be transmitted to another lane via a device is called। जब दो lanes आपस में कनेक्टेड होती हैं तो किसके थ्रू कनेक्ट होती है, ब्रिजेस के थ्रू कनेक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP requires a reliable transport service which protocol of TCP/IP suite does it use। यदि बात की जा रही है रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सर्विस की, तो रिलायबल का मतलब क्या हुआ कि वहां पे कनेक्शन जो है आपका वो एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है रियल टाइम पे जाकर के मतलब डायनामिकली आपका एलोकेशन हो रहा है। तो उस केस के लिए हमें कौन से स्टेटफुल प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे हमारे पास में स्टेटफुल प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ब्लैंक इज ए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पानिंग स्टेट्स कंट्रीज और होल्ड वर्ल्ड। ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो आपकी स्टेट्स में, कंट्रीज में और ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ, तो वो है हमारे पास में वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेन्स होते हैं, मतलब अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट लेन्स है वो एक साथ ज्वाइन होते हैं आपके राउटर्स के थ्रू, सैटेलाइट कनेक्शंस के थ्रू, टेलीफोन की लाइंस के थ्रू, और वो पूरा का पूरा वर्ल्ड लेवल का आपका नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हैं जिसको हम लोग WAN बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में द फ्रेज ब्लैंक डिस्क्राइब्स वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, अटैक एप्लेट्स एंड अटैक स्क्रिप्ट्स। तो जब हम बात करते हैं इन सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम मालवेयर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मालवेयर्स ऐसे प्रोग्राम्स है वो आपके सिस्टम को किसी भी तरीके से हार्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके जो वैरायटीज है वो अलग अलग हो सकती है, जैसे वायरस से वो अलग तरीके से हार्म करेंगे, वर्म से वो अलग तरीके से हार्म करेंगे, ट्रोजन हॉर्स से कुछ और परफॉर्म करेंगे, तो वो अलग अलग वैरायटीज हो गई। नेक्स्ट आपके पास में हैकर्स ऑफन गेन एंट्री टू ए नेटवर्क बी प्रिटेंडिंग टू बी ए लेजिटिमेट कंप्यूटर। जब हम किसी भी नेटवर्क की बात करते हैं तो उन्हीं में से कोई भी एक यूजर है, कोई भी एक हैकर है, वो क्या कर रहा है, वो आपके नेटवर्क के अंदर हाईजैक कर रहा है, नेटवर्क के अंदर एंट्री ले रहा है, ठीक है, अनऑथेंटिकली, ठीक है। अब बट उस केस में वो क्या शो कर रहा है कि वो एक लेजिटिमेट कंप्यूटर है, मतलब वो एक सही सिस्टम है। तो वो कब कर सकता है, जब उस सिस्टम के IP एड्रेस का वो यूज कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि एक नेटवर्क को पता है कि कौन कौन से IP एड्रेसेस मुझसे कनेक्टेड है, बट उन्हीं IP एड्रेसेस की स्पूफिंग करके यदि कोई दूसरा यूजर उससे कनेक्ट हो जाता है तो उसको नहीं पता लगता कि ये वाला मेरे खुद के नेटवर्क का था या नहीं, तो उस तरीके को हम लोग बोलते हैं IP स्पूफिंग, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इनपुट्स ए कंप्यूटर्स मेमोरी बट अनलाइक ए वायरस इट डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। ऐसा कौन सा मालवेयर है जो आपके सिस्टम में आने के बाद में उसके अपने आप की कॉपी नहीं बनाता, तो ट्रोजन हॉर्सेस अपनी कॉपीज नहीं बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में
The changes are saved in a transaction using blank operations. यदि कोई भी ट्रांजेक्शन्स आपने परफॉर्म किए तो उन ट्रांजेक्शन को यदि परमानेंटली स्टोर करना है तो उसके लिए हमें कमिट ऑपरेशन का यूज करना पड़ता है। जैसे यदि हमने कमिट कर दिया और वो सक्सेसफुली कमिट हो गया, इसका मतलब है वो जो हमने ऑपरेशंस किए थे वो परमानेंटली इफेक्ट हो चुके हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में व्हाट इज द नेम गिवन टू एन इंटरैक्टिव बिजनेस प्रोवाइडिंग ए सेंट्रलाइज्ड मार्केट वेयर मेनी बायर्स एंड सप्लायर्स कैन कम टुगेदर फॉर ई कॉमर्स एंड कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज। इस तरीके की सर्विसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, जिसके अंदर मल्टीपल बायर जो कि ज्योग्राफिकली में भी बहुत दूर दूर हों, वो भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट्स दैट यू प्लेस इन डायलॉग बॉक्सेस और अदर्स टू कैरी आउट यूजर एक्शंस। यूजर के एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यदि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अपने डायलॉग बॉक्स में एड ऑन करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल्स बोलते हैं। अब वो कंट्रोल्स अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे लेबल भी एक कंट्रोल है, इनपुट का कोई टेक्स्ट फील्ड है वो भी एक कंट्रोल है, यदि कोई बटन की हम बात करें तो वो भी एक कंट्रोल है। तो बहुत सारे कंट्रोल्स आपके पास में जब आप अलग अलग आईडीईज का यूज करते हो तो वहां पे अवेलेबल होते हैं। डायरेक्टली हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अपने डायलॉग बॉक्सेस में कंट्रोल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ब्लैंक अलाउस अस टू कॉपी, मूव एंड डिलीट द फाइल्स एंड फोल्डर्स। ऐसी कौन सी लोकेशन है जहां पे अपने डेटा की हम लोग मूविंग कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में शिफ्ट कर सकते हैं? तो वो होता है हमारा विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन मीन्स द एडिशन ऑफ प्रोग्राम फाइल्स एंड फोल्डर्स टू योर। तो जब भी हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उस केस में उस सॉफ्टवेयर की एक फाइल बनती है, एक फोल्डर बनता है। ठीक है, अब वो फोल्डर कहाँ बनता है? आपके हार्ड डिस्क के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाकर के एक फोल्डर बनता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग हार्ड डिस्क के अंदर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्टरी सेट कर देता है कि कहाँ जाकर के आपका फोल्डर सेट होने वाला है। यदि आप चेंज करना चाहते हो डायरेक्टरी तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में वायरस डिजाइनर्स मेनली अटैक। जब वायरस के जो डिजाइनर्स हैं वो जनरली किसको अटैक करते हैं? वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अटैक करते हैं। यूनिक्स और लिनक्स जो है आपके विंडोज के कंपैरिजन में थोड़े सेफ होते हैं, उनमें डायरेक्टली वायरसेस इंपैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो बहुत सिक्योर होते हैं। नेक्स्ट आपके पास में फाइल्स आर लोकेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फाइल के लोकेशन की बात करते हैं तो हम किसी भी फाइल को कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं? उसके एड्रेसेस के थ्रू फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एड्रेस सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में ए सेल एंट्री कैन बी एडिटेड इन एक्सेल इन ए सेल और इन। यदि किसी भी सेल की एंट्री को हमें मॉडिफाई करना है एक्सेल के अंदर तो उस केस में दो तरीके होते हैं। एक तो आप उस सेल के ऊपर डबल क्लिक करके उसमें डायरेक्टली एडिटिंग कर सकते हो, दूसरा आप उसी कोड का वही कोड आपको कहाँ मिल जाता है? फॉर्मूला बार में मिल जाता है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो फॉर्मूला बार से भी आप जाकर के उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है द मैक्सिमम जूम परसेंट इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम का जो परसेंटेज होता है वो होता है 400%। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में in order to include the picture in MS Access data type must be। MS Access में यदि आपको पिक्चर को एज ए डेटाबेस आपके स्टोर करवाना है तो उस केस में हम लोग OLS डेटा टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। एक्सेल के अंदर यदि हमें कोई भी लाइन चार्ट, कोई भी बार चार्ट, कोई भी स्टैग्ड चार्ट, अलग अलग टाइप के चार्ट को यदि हमें ड्रॉ करना है तो हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? चार्ट विजार्ड के थ्रू हम लोग अलग अलग टाइप के चार्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग अलाइन द टेक्स्ट ऑन बोथ द साइड लेफ्ट एंड राइट ऑफ द मार्जिन। यदि आपके लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड के अलाइनमेंट को चेक किया जाता है, मार्जिन को सेट किया जाता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो जस्टिफाई अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज
इज द DBMS सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो MS एक्सेस जो है वो हमारा DBMS सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है व्हाट इज ए वेब ब्राउजर? यदि अपन वेब ब्राउजर की बात करते हैं और जैसे हमारे सिस्टम में कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इंटरनेट से के थ्रू कनेक्ट तो कर सकते हैं अपने सिस्टम को, बट हम वहां से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यूज को सर्च नहीं कर सकते, किसी भी आइटम को डाउनलोड नहीं कर सकते, कोई मेलिंग एप्लीकेशन आप लोग वहां पे नहीं ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वेब ब्राउजर चाहिए होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट एनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट है कॉमन गेटवे इंटरफेस इज यूज्ड टू। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस जो है वो आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को जनरेट करता है वेब कंटेंट के थ्रू, और वो होता कहाँ पे है, वो आपके वेब सर्वर पे अवेलेबल होता है। ठीक है, वहां पे जो कोड रखा हुआ होता है उसको एग्जीक्यूट करता है और देन जो आउटपुट आपका मिल जाता है वो आपको ब्राउजर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट ए वेब कुकी इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट इज। तो वेब कुकी जो होती है वो आपके सिस्टम पे या फिर हम लोग बोल सकते हैं ब्राउजर पे, वेब के जो ब्राउजर है जिसके थ्रू अपन इंटरनेट से सोर्सेस को, सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे थे, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, वहां पे डेटा को स्टोर कर देती है। उससे क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम पे उस सेम साइट पे आप विजिट करते हो तो उस केस में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा आपके इंटरेस्ट को वो ऑलरेडी आपके सर्वर को बता चुका होता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स को ही आपको शो करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे YouTube की हिस्ट्री है, तो YouTube की हिस्ट्री से अब वो लोग आपको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपको किस तरीके का कंटेंट रिक्वायर्ड है, तो उसी तरीके की वीडियोस को वो आपके फ्रंट पेज पे शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कुकीज वर्क करती है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे हम लोग साइन अप करते हैं, मतलब आपकी यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास में होता है और हम उस यूजर नेम पासवर्ड को एज ए कुकी हमारे ब्राउजर स्क्रीन पे सेव हो जाता है। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हो तो आपको ये फंक्शनलिटी देता है कि आपको वापस से आपका यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना, आपको जस्ट क्लिक करना होता है लॉगिन पे और वो ऑटोमेटिकली आपके पास राइट अप फॉर्मेट में आ जाता है कि आपका कोड ऑलरेडी लिखा जा चुका है, आप क्लिक करते हो आप साइन इन कर पाते हो। ठीक है, तो उन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं कुकीज, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, अब जब हम बात करते हैं HTML कोड की, तो जितने भी कंपोनेंट्स है HTML के अंदर, जैसे कोई पैराग्राफ है, कोई भी उसके अंदर टेबल बना हुआ है, कोई उसके अंदर डिवीजन बना हुआ है, तो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है जो कि आपके HTML के पेज के ऊपर शो हो रहे हैं, मतलब आपके ब्राउजर पे शो हो रहे हैं, वो हर एक चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट्स इन द HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में द इंटरनेट विच इज एक्सेस्ड बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ द लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज। यदि हमारे पास में डिजिटल जो डेटा है वो टेलीफोन नेटवर्क में ट्रांसमिट होता है, उसी के थ्रू हम यदि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, हमने DSL लाइन ली हुई है अपने टेलीफोन लाइन प्रोवाइडर से और उसके थ्रू ही हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एक कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट आइडेंटिफाइड बाय द। यदि कोई भी कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, यदि उसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो किसके थ्रू आइडेंटिफाई कर पाते हो, IP एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाते हो, क्योंकि एट ए टाइम पे जब भी वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो एक IP एड्रेस उसको अलॉटेड होता है, तो उसके थ्रू आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हो। जैसे आप लोगों को यदि को आइडिया हो तो जैसे कई बार होता है कि आपके ट्रैकिंग हो सकती है, कोई भी यूजर कहाँ से लॉगिन किया हुआ था, कौन सी लोकेशन पे है, क्या सर्च कर रहा है, वो सारे थ्रू किसके थ्रू होते हैं, IP एड्रेसेस के थ्रू, क्योंकि जो बाहर के आउटसाइडर्स है जो ट्रैक कर रहे हैं वो भी क्या है, आपको आपके IP एड्रेस के थ्रू ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं नेटवर्क के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर वेब पेजेस आर रिटन इन टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। जो वेब पेज है जो आपके ब्राउजर की स्क्रीन पे शो होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारे पास में there is an arrangement where you allow an agency to host your website for you on their web server for a fee and this is called as।
ये उसी तरीके से वर्क करता है जैसे हम कोई सी रेंटल हाउस में रहते हैं। तो हम लोग जैसे एक सिटी से छोड़ के दूसरी सिटी में जाते हैं, वहां पे कोई भी रूम या आपकी फ्लैट आप लोग एज ए रेंट पे ले लेते हो। तो उसी तरीके से क्या होता है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो सर्वर की फैसिलिटी आपको दे रही है, आप वहां से जाकर के कुछ फी पे करके वहां पे स्पेस बाय कर लेते हो और उस स्पेस के अंदर अपनी वेबसाइट को अवेलेबल करवा देते हो, होस्ट कर देते हो। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में द वेब सर्वर कंप्यूटर वेयर योर वेबसाइट HTML फाइल्स ग्राफिक्स etc reside इज नॉन एज। तो यदि उस सर्वर की हम बात करें जहां पे हमने अपने डेटा को डाल रहे हैं, जिसको हमने वेब होस्टिंग बोला है, उस पर्टिकुलर सर्वर को जहां पे हम लोग डाल रहे हैं उसको हम लोग वेब होस्ट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में द कंप्यूटर्स यूज ए कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। जो कम्युनिकेशन के लिए जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वो प्रोटोकॉल है आपके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्योंकि डायरेक्टली आप इंटरनेट की सर्विसेज का जब यूज करते हो तो आपका जो डेटा आता है वो कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू आता है, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू आता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच सर्विस इज यूज टू रिजॉल्व द डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस। ऐसी कौन सी सर्विस है जो आपके डोमेन नेम के IP एड्रेस, जो भी एसोसिएटेड IP एड्रेस है उसको कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग facebook.com को सर्च करते हैं तो उस facebook.com के कॉरेस्पॉन्डिंग जो IP एड्रेसेस है उसको कन्वर्ट कर देता है, तो वो होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। तो ये होता है आपका C। नेक्स्ट आपके पास में डोमेन नेम इज। तो यदि अपन बात करते हैं डोमेन नेम की, तो डोमेन नेम जो है वो कभी भी सेंसिटिव नहीं होता। फेसबुक को भले आप कैपिटल फॉर्मेट में लिखो या फिर आप स्मॉल में लिखो, आपकी एक ही साइट है facebook.com, उसी को आप सर्च कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट ए ईमेल प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। तो HTTP एक आपका ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है, और रिमेनिंग POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, तीनों ही आपके मेलिंग प्रोटोकॉल्स है। नेक्स्ट आपके पास में वेब पेज एडिटर्स वर्क ऑन ब्लैंक प्रिंसिपल। वेब पेज के जो एडिटर हैं वो आपके WYSIWYG पर वर्क करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होती है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, तो वो इस चीज पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में विच टैग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड डिस्क्राइबिंग द साइट। ऐसे कौन सा टैग है जो आपकी साइट को डिस्क्राइब करता है। जब कभी भी इस तरीके की टैग की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग मेटा टैग्स का यूज करते हैं, वो आपकी साइट को, आपके कंटेंट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ई कॉमर्स। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स को डिस्क्राइब करता है। तो ई कॉमर्स है डूइंग द बिजनेस ऑनलाइन। जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो सारा काम ऑनलाइन बिजनेसेस के थ्रू, मार्केट प्लेसेस के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है विच सेगमेंट डू eBay Amazon.com बिलोंग। अब जनरली कई बार बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है जिसके अंदर C2C और B2C बोला जाता है। तो गाइस eBay और Amazon दोनों फैसिलिटी दे रहा है, बिजनेस से कॉमर्स, बिजनेस से कस्टमर फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा रहा है और कस्टमर टू कस्टमर फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा रहा है। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा D, C2C और B2C। ठीक है, यदि दोनों में से एक भी आपका टाइप अवेलेबल है तो वही इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का फंक्शन नहीं है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, नन ऑफ द अबव। तो ई कॉमर्स जो है वो एज ए मार्केट प्लेस है, आपके बिजनेस को ऑनलाइन अवेलेबल करवा रहा है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको गोडाउन दे रहा है और आप अपने प्रोडक्ट को जाकर के वहां पे स्टोर कर रहे हो। तो ये वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। नेक्स्ट है आपके पास में ए ब्लैंक इज ए सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स द इंटरनेट कनेक्टिंग डेटा अबाउट एवरी वेबसाइट एंड एवरी वेब पेज विद इन इट। तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं डेटा सर्च इंजन। तो वो सर्च इंजन क्या करता है, आपके पास में जो भी वेब पेजेस वहां पे अवेलेबल है उनमें से आपके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके कीवर्ड सर्चिंग के अकॉर्डिंग आइटम्स को, वेब पेजेस को सर्च करता है और वो ब्राउजर की स्क्रीन पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में पिक्सेल्स रिप्रेजेंट टेनी ब्लैंक ऑफ कलर विच आर टिपिकली अनसीन बाय द आईज।
ठीक है। यदि अपन डायरेक्टली आईज के थ्रू अपन पिक्सल्स को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें शो नहीं होते, बट जो पिक्सल्स होते हैं वो किस साइज के होते हैं, वो आपके स्क्वायर शेप के होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्क्वायर शेप के पिक्सल्स होते हैं। नेक्स्ट, ए स्मॉलर वर्जन ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड ए। किसी भी इमेज का स्मॉलर जो वर्जन होता है तो वो आपका होता है थंबनेल। ठीक है। नेक्स्ट होता है कंप्यूटर मॉनिटर वर्क्स इन विच कलर स्पेस। कंप्यूटर की जो मॉनिटर स्क्रीन है वो कौन से कलर स्पेस में वर्क करती है। ठीक है, तो वो आरजीबी कलर स्पेस में वर्क करती हैं। आरजीबी के जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं उन्हीं के बेसिस पे आपकी इमेजेस शो होती है। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डेफिनेशन फॉर वर्चुअल रियलिटी। यदि कोई भी चीज जो वर्चुअल है, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, जो इमेज फॉर्मेट में, वो रियल इमेज कब नजर आती है, जब वो 3D फॉर्मेट में होती है। ठीक है, उसे क्योंकि हमें उसकी विड्थ भी नजर आ रही होती है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं ए 3D सिमुलेशन ऑफ ए रियल एंड इमेजिनेटेड एनवायरमेंट यूजिंग द कंप्यूटर्स। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वर्चुअल रियलिटी को हम लोग सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग योर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज नॉन एज। तो इस चीज को बोला जाता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपके पास में द ब्लैंक इज ए वे टू पार्शियली हाइड एन इमेज इन द लेयर इमीडिएटली below the another layer and the two layers get locked together to produce the effect। जब दो लेयर्स को एक साथ लॉक कर दिया जाता है ताकि कुछ इफेक्ट शो हो जाए और एक के पीछे एक लेयर को आपको शो हाइड किया जाता है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं मास्किंग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपके पास में इफ एंड एल्स स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑपरेटर। तो इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको कि हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, जो होता है आपका ये और इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग जो ऑपरेटर यूज करते हैं उसका यूज भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आपके पास में द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू चेक वेदर एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैज बैलेंस्ड पैरेंथेसिस और नॉट इज ए। इस पैरेंथेसिस की बैलेंसिंग को चेक करने के लिए हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कंसीडर द सिचुएशंस इन विच असाइनमेंट ऑपरेशंस इज वेरी कॉस्टली which is of following sorting algorithm should be performed so that number of assignment operation is minimized in general। तो वो हमारा जो एल्गोरिथम है उस केस में हमें सिलेक्शन एल्गोरिथम, सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर वो सबसे पहले सर्च करता है मिनिमम एलिमेंट को और मिनिमम को फर्स्ट लोकेशन पे डाल देता है, फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स में से वो सेकंड मिनिमम को फाइंड आउट करता है, देन सेकंड प्लेस पे डाल देता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट है वो आपके नंबर ऑफ आइटम्स है उतने ही होते हैं, उससे ज्यादा के असाइनमेंट्स नहीं हो सकते, बार बार रिप्लेसिंग नहीं होती है डेटास की। नेक्स्ट आपके पास में blank is very useful in situations when data have to stored and when retrieved in the reverse order। जब डेटा को आपको स्टोर करना हो और जिस ऑर्डर में आपने डेटा डाला है उसके जस्ट रिवर्स ऑर्डर में आपको डेटा को बाहर निकालना हो, तो उस केस के लिए हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज टू बी ये कोई स्टैक है, ठीक है, उसमें आपका डेटा जिस ऑर्डर में डलता है, जैसे आपने डाला ABC, तो A दान उसके ऊपर B दान उसके ऊपर C, तो सबसे पहले जो बाहर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, वो C, देन उसके बाद में B देन A। तो उस केस के लिए हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिवाइस डिजाइन टू रीड इंफॉर्मेशन एनकोडेड इनटू ए स्मॉल प्लास्टिक कार्ड। तो आजकल जैसे आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड्स आते थे, उसी तरीके से प्लास्टिक कार्ड्स भी अवेलेबल हो गए हैं। उसके अंदर आपकी जो कार्ड्स की जो इंफॉर्मेशन, आपकी जो अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है वो एनकोडेड फॉर्मेट में स्टोर होती है। उनकी रीडिंग करने के लिए एक बैच रीडर होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली एक्सेस करता है और आपका डायरेक्टली पेमेंट हो जाता है। ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप स्वाइप करने के लिए अपना कार्ड देते हो तो आप लोगों को पिन नंबर नहीं डालना होता, वो ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। ठीक है। तो उस तरीके के रीडर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास में Which printer uses a combination of laser beam and electrophotographing टेक्निक का यूज करता है, तो वो प्रिंटर होता है आपका लेजर प्रिंटर, वो दोनों ही टेक्निक का यूज कर रहा होता है। नेक्स्ट है when a key is pressed on keyboard
which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bits। जब भी किसी भी कीबोर्ड के अंदर की स्ट्रोक किया जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन से फॉर्मेट का यूज किया जाता है? आस्की फॉर्मेट का कन्वर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैंक आर यूज्ड फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ्स एंड डिजाइंस ऑन द पेपर। यदि हमें ग्राफ और डिजाइन बनाना है किसी भी पेपर पे प्लॉट करके तो उस केस के लिए हम लोग लाइट पेन का यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग डिजिटाइजर के केस में या फिर अपने टैबलेट पीसीज के केस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम जैसे जैसे ग्राफ्स बनाएंगे उसी तरीके से वो आपके सिस्टम में शो होते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड। तो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस है हमारे पास में माउस एंड कीबोर्ड, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपके पास में A database language concerned with the definition of whole database structure and schema। यदि आप किसी भी डेटाबेस के अंदर स्कीमा की बात कर रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं, उस टेबल का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, ओनली हम उतनी ही बात कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारे पास में टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स। यदि दो टेबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप शो करनी है, जैसे एक टेबल हमारे पास में स्टूडेंट टेबल, एक टेबल है एड्रेस टेबल, हर एक स्टूडेंट के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस हमारे एड्रेस टेबल में अवेलेबल है। इन दोनों में यदि हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपके स्टूडेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की है, अब वो स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, तो उस चीज को हम लोग कहाँ डाल दें, आपकी दूसरी टेबल एड्रेस टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की डाल लें, तो उस केस में दोनों के बीच में आपकी रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि जिस रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमें एड्रेस निकालना है हम डायरेक्टली एड्रेस टेबल से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारे पास में विच ऑफ फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड द डेटा। इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपके डेटा को होल्ड करता है? तो टेबल्स के अंदर हम लोग डेटा को होल्ड करते हैं, क्वेरीज के अंदर हम ओनली क्वेरी फायर करते हैं, मतलब पर्टिकुलर कौन से एलिमेंट का कौन से फील्ड का डेटा हमें चाहिए होता है हम लोग ओनली वो ही स्पेसिफाई करते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर जो हमारे पास में एज एन आउटपुट जो सर्च होके आया है उसको एज ए आपके डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रिपोर्ट्स का यूज करते हैं, ताकि हम कोई कंक्लूजन हम उसका देख पाए। नेक्स्ट है हमारे पास में every table in relational database contains a field or a combination of fields that can uniquely identify each record that is called। यदि कोई ऐसा फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स हमने बना रखा है जो आपके डेटा में यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में ए प्राइमरी की इन एनी टेबल हैज द प्रॉपर्टी नॉट नल एंड नॉट डुप्लीकेट। तो उस केस में दोनों ही चीज सही है कि प्राइमरी जो की है वो ना तो कभी नल हो सकती है ना ही उसमें कभी डुप्लीकेसी हो सकती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारे पास में ए सर्च वैल्यू कैन बी एन एग्जैक्ट वैल्यू और इट कैन बी ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ये सर्च वैल्यू की यदि अपन बात करते हैं तो ये भी हो सकता है कि आप एग्जैक्ट नाम को सर्च कर रहे हो, ठीक है, बट ये भी हो सकता है यदि अपन वाइल्ड कार्ड की अपन बात करें तो वाइल्ड कार्ड इन द सेंस जब किसी का नाम एम से स्टार्ट होता है, तो उस केस के अंदर अपन लाइक के थ्रू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, ताकि एम के बाद में जो भी कैरेक्टर वो सारे एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में फॉलोइंग आर द डेटा टाइप्स इन एक्सेस एक्सेप्ट वन। इनमें से कौन सा डेटा टाइप्स आपके एमएस एक्सेस में अलाउड नहीं है, तो उस केस में सॉर्ट नाम का कोई डेटा टाइप अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क्स एज ए। नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो नेटवर्क लेयर पे कौन से होते हैं, आईपी एड्रेसेस होते हैं, तो आईपी एड्रेस के लेवल पे अपन बात करते हैं वहां पे अपन पैकेट फिल्टर फायरवॉल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पैकेट आपके पास में किसी भी और नेटवर्क से या किसी और सिस्टम से आता है तो उस केस में सबसे पहले आईपी एड्रेस चेक किया जाता है कि उस वाले होस्ट का आईपी एड्रेस अलाउड है या नहीं है। यदि वो अलाउड है तो उस वाले पैकेट को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग रिजेक्ट करेंगे, ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉक्सी फायरवॉल वर्क्स एट। जो हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल है वो आपके एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, जिसके अंदर पूरे कंटेंट को पहले ही वेरीफाई करवा लिया जाता है, देख लिया जाता है कि वो आपके लिए ऑथराइज्ड है या नहीं है, देन उसके बाद में उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको एक्चुअल सर्वर पे भेजा जाता है, नहीं तो प्रॉक्सी जो फायरवॉल है, प्रॉक्सी जो कंप्यूटर रखा हुआ वहीं से उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ए स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन्स ए ब्लैंक विच इज लिस्ट ऑफ कनेक्शंस। स्टेटफुल जो फायरवॉल होती है वो एक आपकी राउटिंग टेबल का यूज करती है,
जो आपको जितनी भी कनेक्शंस, जो भी नेटवर्क के अंदर जो सिस्टम्स अवेलेबल है, उन सब की एंट्रीज होल्ड करके रखती है। ठीक है, कि आपके सिस्टम से, आपके नेटवर्क के अंदर कौन कौन से सिस्टम, कौन कौन से डिवाइसेस, कौन से आईपी एड्रेसेस के थ्रू कनेक्टेड है, तो उन सब की टेबल बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में व्हाट इज द इंटरनेट। इंटरनेट क्या होते हैं? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेक्स्ट हमारे पास में विच वन ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन इन द इंटरनेट। तो पहला सर्च इंजन कौन सा था? वो था आर्चीज। ठीक है, तो आर्ची हमारा फर्स्ट सर्च इंजन था। नेक्स्ट हमारे पास में व्हाट डज द SSL स्टैंड्स फॉर। SSL होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, जो कि आपके HTTP प्रोटोकॉल के साथ मिलकर के HTTPS बनाता है, और वो इस चीज को वेरीफाई करता है या इस चीज की गारंटी देता है कि जो भी डेटा आप इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हो, वो डेटा सिक्योरली एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपके ब्राउजर स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में व्हाट डज GPS स्टैंड्स फॉर। GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, जिसके लिए अपन सैटेलाइट का यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर लोकेशंस को लुकआउट करने के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। इनसे पहले वाले वीडियो से रिलेटेड यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो वो भी मैंने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाई है, तो आप वहां पर जाकर के सारे वीडियोस के रिलेटेड जो PDFs थे आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें।